मुंबई की चमकती दुनिया में जहां सिनेमा घरों के बाहर भीड़ और पर्दे पर रंगीन सपने बुनते सितारे राज करते थे, एक शख्स ऐसा था जिसने सिनेमा को सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक रहस्यमय कला माना। उनका नाम था निसार अहमद अंसारी, जिन्हें हिंदी सिनेमा में एएन अंसारी या सिर्फ अंसारी के नाम से जाना गया। ये कहानी है एक ऐसे कलाकार की जिसने अपने समय से 20 साल आगे की सोच रखी, जिसके जासूसी थ्रिलर और अनोखे कथानक ने हिंदी सिनेमा को नई राह दिखाने की कोशिश की। मगर जमाने ने जो मसाला फिल्मों और गीतों की मस्ती में डूबा था, उनकी प्रतिभा को पूरी तरह से ना समझा। फिर भी अंसारी की कहानियां, उनके किरदार और उनका जुनून आज भी सिनेमा के सुनहरे पन्नों में जिंदा है। 29 अगस्त 1917 को उत्तर प्रदेश के झांसी में एक साधारण मध्यवर्गीय परिवार में जन्मे अंसारी की आंखों में बचपन से ही सपनों की चमक थी। उनके पिता का नाम स्पष्ट नहीं है, मगर परिवार की सादगी और मेहनत ने उनकी नींव मजबूत की। किताबें उनकी पहली मोहब्बत थी। शेरलॉक होम्स की चतुराई, जेम्स बॉन्ड का रोमांच और अगाथा क्रिस्टी के रहस्यमय उपन्यास उनके मन में बसते थे। उनकी गहरी आंखें और गंभीर चेहरा ऐसा था जैसे वे सिल्वर स्क्रीन पर विलन बनने के लिए ही बने हों। स्कूल के दिनों में जहां दूसरे बच्चे खेलकूद में मस्त रहते, अंसारी किताबों और कहानियों की दुनिया में खोए रहते। झांसी की गलियों में जहां जिंदगी की रफ्तार धीमी थी, उन्होंने हॉलीवुड की थ्रिलर फिल्मों के बारे में सुना, जो उनके लिए एक दूर का सपना थी। पढ़ाई में होशियार अंसारी ने मास्टर डिग्री हासिल की, मगर उनका मन किताबों से निकलकर सिनेमा की ओर भागने लगा। डिग्री पूरी करने के बाद वे अपने रिश्तेदारों से मिलने मुंबई आए। 1930 के दशक के आखिरी सालों में मुंबई वो शहर था जहां सिनेमा की चमक नई नई थी। स्टूडियोज की भीड़, सितारों की रौनक और पर्दे पर चलती कहानियां, ये सब अंसारी को जादू सा लगा। उन्होंने फैसला किया कि वे यहीं रुकेंगे, यहीं अपने सपने को सच करेंगे। मुंबई में रहते हुए वे विदेशी फिल्में देखने का मौका पाते, जो उस समय भारत में मुश्किल से मिलती थी। हॉलीवुड की जासूसी फिल्मों ने उनकी सोच को और पंख दिए। मुंबई की सड़कों पर जहां हर कोने में एक नया सपना बिकता था, अंसारी ने स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू किए। उनकी मुलाकात 1940 में मशहूर फिल्मकार महबूब खान से हुई, जो उस समय अपनी महत्वाकांक्षी फिल्म औरत बना रहे थे। महबूब ने अंसारी की गहरी आवाज, भेदती नजरें और आत्मविश्वास को देखते ही उन्हें एक छोटा सा रोल दे दिया। ये पल अंसारी के लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। औरत में उनका किरदार छोटा था, मगर ये उनके सिनेमाई सफर का पहला कदम था। 1943 में महबूब ने उन्हें नज़्मा में एक अहम किरदार दिया। इस फिल्म में अंसारी की मौजूदगी ने दर्शकों का ध्यान खींचा। उनकी आवाज में एक ठहराव था, चेहरे पर एक रहस्य, जो उन्हें विलन और चरित्र किरदारों के लिए मुफीद बनाता था। 1940 के दशक में अंसारी ने हमारी मंजिल 1949, खाना बदोश 1952 और दिल-ए नादान 1953 जैसी फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। उनके अभिनय में एक सहजता थी जो दर्शकों को बांध लेती थी। मगर अंसारी का मन सिर्फ अभिनय में नहीं रमा। उन्हें लगता था कि हिंदी सिनेमा में जासूसी और थ्रिलर फिल्मों का स्तर हॉलीवुड से कहीं पीछे है। उस समय हिंदी फिल्में सामाजिक ड्रामे, रोमांस या मिथकीय कहानियों तक सीमित थी। अंसारी चाहते थे कि वे ऐसी फिल्में बनाएं जो दर्शकों को सस्पेंस की दुनिया में ले जाए, जहां हर मोड़ पर एक नया रहस्य खुलता हो। ये सोच उस समय क्रांतिकारी थी। अपने सपने को सच करने के लिए अंसारी ने अपने दोस्त मशहूर अभिनेता शेख मुख्तार के साथ मिलकर 1954 में मंगू बनाई। ये एक एक्शन थ्रिलर थी जिसमें तेज रफ्तार कहानी, सस्पेंस और शेख मुख्तार का दमदार अभिनय था। मंगू ने बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाया। दर्शकों ने इस शैली को हाथों हाथ लिया। अंसारी का हौसला बढ़ा और 1956 में उन्होंने मिस्टर लंबू बनाई, जिसमें फिर से शेख मुख्तार थे।
ये फिल्म भी हिट रही। इन फिल्मों में अंसारी ने ना सिर्फ निर्देशन किया बल्कि अभिनय भी किया, जिससे उनकी बहुमुखी प्रतिभा सामने आई। मंगू और मिस्टर लंबू ने हिंदी सिनेमा में जासूसी फिल्मों का रास्ता खोला। कई निर्माताओं ने इस शैली को अपनाना शुरू किया, मगर अंसारी की सोच हमेशा सबसे अलग रही। 1959 में निर्माता जीपी सिप्पी ने अंसारी को ब्लैक कैट के लिए निर्देशक के रूप में चुना। बलराज साहनी और मीनू मुमताज अभिनीत ये फिल्म एक रहस्यमय अपराधी की कहानी थी, जिसमें सस्पेंस और एक्शन का मिश्रण था। ब्लैक कैट ने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया बल्कि समीक्षकों की भी वाहवाही बटोरी। इस फिल्म ने अंसारी को एक नई पहचान दी। इसके बाद उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी बुंदेलखंड फिल्म्स शुरू की और वांटेड 1961 बनाई, जिसमें विजय आनंद और साधना जैसे सितारे थे। वांटेड की सफलता के बाद टावर हाउस 1962 आई, जिसमें शकीला और अजीत ने अभिनय किया। टावर हाउस का पोस्टर उस समय की चर्चा का विषय बना। हॉलीवुड की तर्ज पर बनाया गया ये पोस्टर, जिसमें शकीला को रिवॉल्वर पकड़े और दो हाथों को उन्हें पकड़ने की कोशिश करते दिखाया गया, जो कहानी का सस्पेंस बयां करता था। मगर अफसोस, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर उतनी सफल नहीं हुई। अंसारी की फिल्मों की खासियत थी उनकी कहानियां, जो उस समय के दर्शकों के लिए नई थी। मुल्जिम 1963 में उन्होंने एक अपराधी की मनोवैज्ञानिक कहानी पेश की, तो जिंदगी और मौत 1965 में सस्पेंस और ड्रामे का मिश्रण था। मगर इन फिल्मों को दर्शकों ने पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। 1967 में आई वहाँ के लोग तो एक ऐसी फिल्म थी जिसने हिंदी सिनेमा में साइंस फिक्शन और थ्रिलर का अनोखा मिश्रण पेश किया। इस फिल्म में मंगल ग्रह से आए एलियंस को पृथ्वी पर चोरी करते दिखाया गया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उस समय भारतीय सिनेमा के लिए बिल्कुल नया था। आज ये सुनकर हैरानी होती है कि 1960 के दशक में इतनी दूरदर्शी सोच वाली फिल्में बनी थीं, मगर दर्शकों ने इसे नज़रअंदाज कर दिया। अंसारी की फिल्में अक्सर बॉक्स ऑफिस पर अपेक्षित सफलता नहीं पा सकी, क्योंकि उस समय के दर्शक मसाला फिल्मों को ज़्यादा पसंद करते थे। गाने, ड्रामा और कॉमेडी का मिश्रण ही दर्शकों को सिनेमा घर तक खींचता था। अंसारी की कहानियां, जो सस्पेंस और रहस्य से भरी थीं, उनके लिए अपरिचित थीं। फिर भी अंसारी ने हार नहीं मानी। उन्होंने मिस्टर मर्डर 1969, जुर्म और सज़ा 1974 और अपनी आखिरी निर्देशित फिल्म नूरे इलाही 1976 बनाई। इन फिल्मों में भी उनकी रचनात्मकता झलकती थी, मगर व्यावसायिक सफलता उनसे दूर रही। अभिनय के क्षेत्र में अंसारी ने करीब 100 फिल्मों में काम किया। रंगा खुश 1975, हरफन मौला 1976, महाबदमाश 1977 और आदत से मजबूर 1982 में उनके किरदारों को दर्शकों ने सराहा। ज़्यादातर विलेन, पुलिस अधिकारी या चरित्र किरदार में वे नजर आए। उनकी गहरी आवाज़ और तीखी नज़रें स्क्रीन पर एक अलग प्रभाव छोड़ती थी, मगर निर्देशक के रूप में उनकी असली प्रतिभा थी उनकी कहानियाँ। ब्लैक कैट में सस्पेंस, वहाँ के लोगों में साइंस फिक्शन और टावर हाउस में रहस्य, ये सभी उनकी रचनात्मकता के नमूने थे। अंसारी की निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। उनकी शादी मुबारक नानजी से हुई थी, जो उस समय एक साधारण पृष्ठभूमि से थीं। उनके बेटे फरीउद्दीन अंसारी कनाडा में बस गए और अंसारी अपने आखिरी सालों में उनके साथ ही रहे। फरीउद्दीन की शादी फरजाना से हुई, मगर उनके परिवार के बारे में और ज़्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। अंसारी का परिवार उनकी सिनेमाई दुनिया से दूर रहता था। वे अपने काम में इतने मशगूल रहते थे कि उनकी निजी जिंदगी हमेशा पर्दे के पीछे रही। कुछ सूत्रों के मुताबिक अंसारी को शांति अपने काम और किताबों से मिलती थी। मुंबई में उनके दोस्तों जैसे शेख मुख्तार उनके करीबी साथी थे, मगर सिनेमा की चमक धमक से वे हमेशा अलग रहे। 1970 के दशक के बाद हिंदी सिनेमा में एक्शन और मल्टी स्टारर फिल्मों का बोलबाला हो गया। अंसारी की शैली उस दौर के दर्शकों के स्वाद से मेल नहीं खा रही थी। धीरे धीरे वे फिल्म निर्माण से दूर हो गए। अपने आखिरी सालों में वे कनाडा में अपने बेटे फरीउद्दीन के साथ चले गए। 11 जनवरी 1993 को 75 साल की उम्र में कनाडा के पोर्ट कोलबार्न में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली।
अंसारी की जिंदगी और करियर एक ऐसी कहानी है जो सिखाती है कि सपने देखने और नई राह चुनने का हौसला कितना ज़रूरी है। भले ही ज़माना उनकी प्रतिभा को पूरी तरह समझ ना सका, मगर उनकी फिल्में ब्लैक कैट, वहाँ के लोग, टार हाउस आज भी सिनेमा प्रेमियों के लिए एक अनोखा धरोहर है। उनके पोस्टर, उनकी कहानियाँ और उनका जुनून उस दौर की सिनेमाई दुनिया की एक अलग तस्वीर पेश करते हैं। वे एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने समय के आगे की सोच रखी और अपने हुनर से हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया। उनकी बनाई कहानियाँ और किरदार आज भी हमें याद दिलाते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।